हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, we have already covered the three different topic of this chapter, that is the story of Chile, story of Poland and the two features of democracy in part 1, part 2 and part 3 respectively. In this particular video we are going to discuss the next topic of this chapter, that is the changing phase of democracy। मतलब इस टॉपिक में ये बताएगा ना कि कैसे डेमोक्रेसी अपना फेज चेंज करती है, मतलब एक कंट्री में फैली फिर कैसे जाके अलग अलग कंट्री में फैलती है। अभी भी बहुत सारा कंट्री हमारे वर्ल्ड में ऐसा है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है। तो देखो, जो अब अगर बात करते हैं ना 20th सेंचुरी में, तो बहुत सारे आपको रियल लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसमें से दो कंट्री का स्टोरी तो हम लोगों ने खुद पढ़ा है। द स्टोरी ऑफ चिली भी हम लोगों ने पढ़ा है और स्टोरी ऑफ पोलैंड भी पढ़ा है। तो चिली में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में डेमोक्रेटिक कंट्री था, बाद में वहाँ पे मिलिट्री रूल लग जाता है, फिर बाद में फिर से वहाँ पे डेमोक्रेटिक रिस्टोर होता है। ओके, उसी तरह अगर बात करें पोलैंड में क्या था, तो पोलैंड में कोई पॉलिटिकल पार्टी रूल करती थी स्टार्टिंग से, फिर बाद में वहाँ पे स्ट्रगल होता है, उसके बाद जाके फिर पोलैंड भी क्या बनता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। तो जैसा ये दोनों का स्टोरी था ना, वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ का अपना अलग अलग स्टोरी था। तो मेनली कहने का मतलब है ना कि चेंजिंग फेज ऑफ डेमोक्रेसी, कहने का मतलब है ना कि कैसे अपना डेमोक्रेसी फेज चेंज कर रहा है, कैसे अपना दायरा बढ़ा रहा है। मतलब एक जगह वो सीमित नहीं है। अभी मान लो कि इस जगह पे डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेसी धीरे धीरे कैसे पूरे वर्ल्ड में फैलता है, हम लोग को ये देखना है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ ना, तो मेनली 2 से 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ज़्यादा नहीं। अगर इस टॉपिक की बात करता हूँ चेंजिंग फेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो यू हैव टू जस्ट keep 2 to 3 points in mind, nothing else. Okay, all the important points related to this topic I have written here. Okay, we will discuss all the important points one by one. Now first point is what? डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपैंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। मतलब मैंने वही बताया कि 20th सेंचुरी के दौरान पूरा डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। मतलब अगर बात करें 20th सेंचुरी से पहले तो उतना डेमोक्रेसी नहीं फैल रहा था, सीरियसली में नहीं फैल रहा था। वहाँ तो डेमोक्रेसी बनना स्टैब्लिश होना स्टार्ट ही हुआ था। लेकिन अगर 20th सेंचुरी की बात करते तो इस सेंचुरी में थ्रू आउट द सेंचुरी डेमोक्रेसी एक्सपैंड हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है कि डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं फैला हुआ था कि यहाँ भी डेमोक्रेटिक है, यहाँ भी डेमोक्रेटिक है, यहाँ भी डेमोक्रेटिक है। नहीं, पूरे कंट्री की बात करते हैं या पूरे वर्ल्ड की बात करते हो, डेमोक्रेसी सब जगह बराबर नहीं बटा हुआ था। क्या था स्टार्टिंग में, तो इट वॉज एस्टैब्लिश फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड टू अदर रीजन। मतलब डेमोक्रेसी पहले किसी जगह पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद वहाँ से वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी सब जगह बराबर था, नहीं, एक जगह स्टार्ट हुआ डेमोक्रेसी, उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते अलग अलग कंट्री में गया, अलग अलग रीजन्स में गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? व्हाइल अ मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टुडे। कहने के मतलब है कि आज बहुत सारा कंट्री डेमोक्रेटिक है। सही बात है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक इन टुडेज टाइम। अभी के टाइम में बहुत सारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। बट अभी भी हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। वो हमारे वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अभी भी नॉन डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे लोगों को कोई हक नहीं, ना वोट करने का, ना अपना फीलिंग शेयर करने का, ना अपना खुद का यूनियन बनाने का, ना अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी चूज करने का। अभी भी यहाँ कुछ लोग कंट्रीज़ में ऐसा है जहाँ पे लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब कि डेमोक्रेसी एक्सपैंड तो हुआ है, सही बात है, बहुत जगह पे एक्सपैंड हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी कंट्री में तो है डेमोक्रेटिक, लेकिन वर्ल्ड में अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी फेस चेंज कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का हो गया है। अभी के टाइम में बहुत सारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, बट फिर भी अभी उसके अलावा कुछ कंट्री ऐसे जो डेमोक्रेटिक नहीं भी है। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। मतलब आपको बस इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, कि स्टार्टिंग में क्या था कि डेमोक्रेसी एक्सपैंड हुआ 20th सेंचुरी में। दूसरा कि जो डेमोक्रेसी सब जगह बराबर नहीं स्प्रेड हुआ था, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से फैलना स्टार्ट हो गया। तीसरा क्या था, तीसरा ये था कि अभी भी मतलब कि मानते हैं कि अभी के टाइम में बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, बट उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज ऐसी है जो नॉन डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे रूल फॉलो नहीं होते हैं। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। Now, after discussing the changing phase of democracy, we are going to discuss the next topic of this chapter, that is the phase in the expansion of democracy। मतलब कि जब डेमोक्रेसी एक्सपैंड हो रहा था ना, तो उसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या मोड़ आए, क्या क्या फेज आए। जब डेमोक्रेसी एक्सपैंड हो रहा था तो किस किस फेज से गुजरा था, ये हम लोग को देखना है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होगा, बिगिनिंग, मतलब कैसे डेमोक्रेसी एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ था। तो जो
टॉपिक है ना हमारा फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें पहला टॉपिक है द बिगिनिंग। एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट ही तो होता है, तो हम लोगों को पढ़ना है बिगिनिंग, कैसे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। ओके, नाउ देखो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होना काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 1789 में स्टार्ट हुआ था। वो किस लिए स्टार्ट हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ताकि फ्रांस में क्या आ सके, डेमोक्रेसी आ सके। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में, बट क्या होता है ना वहाँ पे कि स्टार्ट तो कर लेता है बट वो प्रॉपर स्टेबल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या होता है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो हो जाता है बट वो सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं होता था। तो बार उसको उठा के बाहर फेंकते थे, फिर डेमोक्रेसी आता था, फिर उसको उठा के फेंक देता था, फिर डेमोक्रेसी आता था। मैं मानता हूँ यहाँ पे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो दिया डेमोक्रेसी वो स्टेबल नहीं था, वो सिक्योर नहीं था, बट फिर भी इंस्पायरेशन था। किसके लिए, बहुत सारे लड़ाई के लिए जो यूरोप में हुआ था। फर्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 डिड नॉट एस्टैब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। वही बात है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो फ्रांस में डेमोक्रेसी आया बट स्टेबल और सिक्योर नहीं था, लेकिन बट फिर भी बहुत सारे स्ट्रगल को इंस्पायर करता है। बट फिर भी बहुत सारे स्ट्रगल पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे यूरोप में वो इंस्पायर करता है बहुत से लड़ाई लड़ने के लिए डेमोक्रेसी का, कि भले चलो सिक्योर नहीं हुआ हो लेकिन कम से कम लोगों को दिया तो इंस्पिरेशन कि हाँ भाई हम लड़ सकते हैं अपने डेमोक्रेसी के लिए। तो स्टार्टिंग तो बहुत पहले हो चुका है डेमोक्रेसी का। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता गया। अच्छा, फ्रांस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या था ना कि सेकेंड पॉइंट मैंने वही लिखा है, इन ब्रिटेन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी स्टार्टेड मच बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बट इट वाज स्लो प्रोसेस। देखो ब्रिटेन में ना डेमोक्रेसी की लड़ाई फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी पहले स्टार्ट हो चुका था, बट इसका जो प्रोसेस था ना इतना स्लो था कि काफ़ी पीछे छूट गया था। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की लड़ाई फ्रेंच से पहले स्टार्ट हो चुका था बट इसका प्रोसेस काफ़ी स्लो था, इसलिए इतना पीछे छूट गया था। ओके, अच्छा उस समय क्या था कि देखो जैसे ही डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने लगा था ना तो धीरे धीरे मोनार्की का, डिक्टेटरशिप का पावर धीरे धीरे कम होने लगा था। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिकार मिलने लगा वोट करने के लिए, तो धीरे धीरे मोनार्की का पावर, डिक्टेटरशिप ये ख़त्म होने लगा था। ओके, अच्छा उसी टाइम क्या होता है ना कि जो भी ब्रिटेन में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी ना नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ओके, क्या हुआ था वहाँ पे, थर्ड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कॉलोनीज इन द नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1776। 1776 में नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके थे। ओके, तो हुआ क्या ना कि जब डिक्लेयर कर दिए उसके कुछ साल बाद ये सारे कॉलोनी एक साथ में आते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब जो ये पहले कॉलोनीज थी, अलग अलग कॉलोनीज बटी हुई थी ना, तो जब ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है ना उसके बाद सारा कॉलोनीज साथ में आती है और एक कंट्री का फॉर्मेशन करती है, इसका नाम क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कुछ इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना था। ओके, अच्छा जब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना था ना तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया था, एडॉप्ट किया था कब, 1787 में। ठीक है, 1787 में इन्होंने अपना क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था। बट यहाँ भी देखो डेमोक्रेटिक होने के बाद भी ना द यूएसए में क्या था ना यहाँ पे कि बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार था। ओके, तो देखो बिगिनिंग में क्या हुआ ना कि सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, भले सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ लेकिन इंस्पायरेशन था सबके लिए। दूसरा ब्रिटेन में स्टार्ट पहले हो चुका था बट वो बहुत स्लो था प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितना भी नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज थी सब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है। डिक्लेयर करने के बाद वो क्या करती है, आपस में आके मिलती है उसके कुछ साल बाद और फॉर्मेशन करती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, और उसके बाद यूएसए अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद क्या होता है ना कि 19वीं सेंचुरी में आपको डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिलेगा। लोगों का डिमांड क्या था कि उनको पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, उनका ये डिमांड था। क्योंकि इसके बाद डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल में लोगों का डिमांड ये था कि सबको बराबर का हक मिले। ठीक है,
तो आगे पढ़ते कि क्या क्या हुआ था। तो उसका मैंने क्या लिखा है, मेनी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल पीपल टू वोट। मतलब कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट हो रही थी, जो डेमोक्रेटिक बन रही थी, बट इसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि इनिशियली उन्होंने सारे पीपल को अलाउ नहीं किया वोट करने का, कुछ ही लोगों को अधिकार दिया वोट करने का। कि कुछ कंट्रीज तो ऐसी थी जिनमें वही लोग वोट कर सकते थे जिनके पास खुद का प्रॉपर्टी होगा, जिनके पास खुद का प्रॉपर्टी होगा वही लोग वोट कर सकते थे। कुछ कंट्री में ऐसा भी रूल था। अच्छा, नॉर्मली मेन को अलाउ था वोट करने का, वीमेन का तो अलाउ ही नहीं था वोट करने का। वहाँ पे रिच और पुअर देखा जाता था। कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो रिच और पुअर के बेसिस पे आपको वोट करने का अधिकार देती थी। तो ऐसा भी देखने को मिला हमको। उसकी बात करते ही तो यूरोपियन कंट्रीज की बात हो गई। यूएसए में क्या था, तो इन यूएसए द ब्लैक्स ऑल ओवर द कंट्री कुड नॉट एक्सरसाइज द राइट टू वोट अंटिल 1965। यूएसए इंडिपेंडेंट तो हो चुका था, बट इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वहाँ पे कहते हैं कि जो ब्लैक पीपल थे ना, जो बाहरी लोग थे, जो यूएसए के लोग नहीं थे, जो ब्लैक पीपल थे वहाँ के, वो किसी भी कंट्री को, हमें किसी भी कंट्री के वो ब्लैक पीपल हो, उनको वोट दिखाने का अधिकार नहीं था वहाँ पे। कब तक, 1965 तक वहाँ पे ब्लैक पीपल वोट नहीं करते थे। जब टाइम चेंज हुआ, फेस चेंज हुआ, डेमोक्रेसी एक्सपैंड होने लगा, तो जाके 1965 के बाद ब्लैक पीपल को वोट करने का अधिकार मिल गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ऐसे डेमोक्रेसी डिफरेंट कंट्रीज में स्टैब्लिश होने लगा ना, तो वहाँ के लोगों को धीरे धीरे वोट करने का अधिकार मिलने लगा। तो उसके बाद कुछ एक चेंज आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या था ना कि वहाँ पे क्या था कि बाहरी कंट्रीज में हर एक आदमी जो एलिजिबल है वोट करने का, वो वोट कर सकता है, चाहे वो कोई भी मतलब मैन हो, वीमेन हो, रिच हो, पुअर, उसको कोई मतलब नहीं है। हर एक आदमी जो एलिजिबल है वोट करने का, उसको वोट करने का अधिकार दे दिया गया था। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक बात कहते हैं 1990 तक में न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री था ना जहाँ पे सारे आदमी को वोट करने का अधिकार था। By 1990, न्यूजीलैंड वॉज द ओनली कंट्री वेयर एवरी एडल्ट हैड वोटिंग राइट। मतलब 1990 में न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे सारे आदमी को, सारे एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार था। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि क्या डेमोक्रेसी कैसे धीरे एक्सपैंड करता है। पहले फ्रांस देखा हम लोगों ने, फिर ब्रिटेन देखा, फिर यूरोपियन कंट्रीज़ देखा, फिर यूएसए देखा, कैसे यूएसए बना ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ओके, तो ये था फेजेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का फर्स्ट पार्ट, दैट इज एट द बिगिनिंग, कि कैसे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ एक्सपैंड होना। ओके, अगर हम बात करते हैं कि अर्ली डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ पे आया, तो अर्ली डेमोक्रेसी हम लोग को देखने को मिलता है यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में एंड लैटिन अमेरिका में। ये सब में क्या था ना कि सबसे पहले डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुका था। ओके, तो ये था द बिगिनिंग फेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि कैसे डेमोक्रेसी का फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने बिगिनिंग देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कॉलिज्म एंड होता है, कैसे और डेमोक्रेसी एक्सपैंड होता है। ओके, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।